हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलशन है। वर्तमान में मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का छात्र हूँ। इस वर्ष एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय के साथ हिंदी माध्यम में मैंने 99.6 परसेंटाइल स्कोर प्राप्त किया है और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है। यह मेरा तीसरा प्रयास रहा। पिछले दोनों प्रयासों में मैंने नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जेआरएफ से कुछ अंकों से दूर रहा था। डीकेटी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को अपनी रणनीति एवं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। यूजीसी नेट की यह परीक्षा एनटीए द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। प्रत्येक विषय का जो पेपर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है उसका सिलेबस सभी विषयों के लिए समान होता है और पार्ट 2 विषय से संबंधित होता है। पार्ट ए में 50 प्रश्न, पार्ट 2 में 100 प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्नों का अंक समान होता है और वो 2 अंक के होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस प्रकार यह पूरा प्रश्न पत्र 300 अंकों का होता है। ये तो रही पेपर की बात। और जो पेपर 1 है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। पेपर 1 में कुल 10 यूनिट होती है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सिलोजियम, इंडियन लॉजिक, एनवायरमेंट, डीआई, रीजनिंग, अनसीन पैसेज जैसे 10 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग से 5 प्रश्न लगभग आते हैं। इस प्रकार ये जो पेपर 1 की 10 यूनिट है, इनकी अगर तैयारी की बात करें तो केवीएस मदान एक पुस्तक आती है जो इसके लिए पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट जिसे कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी भागों को बहुत अच्छे विस्तृत विश्लेषण उसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमने किया था वो था यूथ कंपटीशन की किताब आती है, जिसमें एनटीए द्वारा आयोजित सभी विषयों के संभवतः 84 विषय हैं, उनमें जो पेपर 1 का पेपर होता है उसका एक संकलन होता है, जिससे एक अभ्यास बेहतर हो सकता है। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। इस तरह जो पेपर 1 है उसमें एक पक्ष और काम करता है। जैसे कुछ लोगों के कुछ पक्ष बहुत मजबूत होते हैं, जैसे जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं। मेरा जैसे डीआई बहुत बेहतर रहा, तो डीआई और अनसीन पैसेज और रीजनिंग ये अच्छी होने के कारण लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस मेरे सामान्य तौर पर सही हो जाते थे। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और आपके डीआई जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत बेहतर हैं, या आप सिविल्स की तैयारी करते हैं तो भी, क्योंकि उसमें सीसैट का पेपर आता है, तो सीसैट के कारण आपका ये विषय और साथ ही सिविल्स के कारण आपका इन्वायरमेंट जैसा टॉपिक और हायर स्टडीज के कुछ विषय उसके बेहतर हो सकते हैं। तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी रखिए कि आप उन विषयों में बेहतर हो जाएं, जिससे वो अंक जो हैं वो आपके कभी ना घटें। और बाकी रही रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात, तो थोड़ा सा वहां एक सामान्य समझ भी काम करती है। जैसे अगर आपने केवीएस मदान पढ़ी हुई है तो केवीएस मदान में बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण शब्दों का दिया गया है, क्योंकि अधिकांश जो रिसर्च और टीचिंग से शब्द आते हैं या उनके प्रश्न आते हैं वो व्याख्या से संबंधित होते हैं। अगर आपको उनकी व्याख्या बेहतर तरीके से पता है तो उन्हें अच्छे से लगाया जा सकता है। तो मेरी रणनीति जो थी वो केवीएस मदान को पढ़ने की और उसके बाद यूथ कंपटीशन की किताब को सॉल्व करने की। तो इसे भी आप अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त बायजूस चैनल पे एक अच्छा विश्लेषण गुलशन मैम और तोशिबा मैम का है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं इस पेपर 1 के पर्पज से। और पेपर 1 में प्रयास करें कि मिनिमम 30 प्रश्न आपके रहें, क्योंकि मैंने जो 3 अटेम्प्ट दिए हैं तीनों में मैं 30+ ही रहा सभी में, और उसने बहुत मदद की मुझे 2 बार नेट क्लियर करने में और तीसरी बार मुझे जेआरएफ में क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो हमारा मुख्य विषय है, और प्रयास करना चाहिए हमें कि उसमें हम बेहतर रहें। कारण ये है कि अगर आप रिसर्च में भी जाते हैं और या आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, तो भविष्य में आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, आयोग की या जीडीसी की परीक्षा में या किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ आपको यही विषय पढ़ाना है, इन्हीं प्रश्नों से जूझना है। तो इसके लिए मेरी जो रणनीति रही है, वो बेसिक जो रणनीति रही वो रही एनसीईआरटी की। मैंने कक्षा 6 से 12 तक की हिंदी माध्यम की एनसीईआरटीज पहले पढ़ी, जिससे एक सामान्य समझ विकसित हुई कि राजनीति विज्ञान है क्या। उसके बाद अगले चरण में आती हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो पुस्तकें प्रचलित हैं,
जैसे राजनीति विज्ञान में जो हमारा सिलेबस यूजीसी नेट का है उसमें कुल 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में हमारे राजनीतिक विचार, राजनीतिक चिंतन, पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा, भारतीय राजनीतिक विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, लोक प्रशासन, भारत में प्रशासन जैसे सिलेबस हमारे में डिफाइन किए गए हैं। तो उनको पढ़ने के लिए प्रयास करिए कि गाइड से बेहतर है कि पहले जो मेन बुक है, जो टेक्स्ट है, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे ओपी गावस्कर की किताबें, उनकी 5 पुस्तकें आती हैं, हमने उन 5 पुस्तकों को पढ़ा था तो हमें एक बहुत बेहतर अनुभव मिला और बहुत अच्छी समझ उससे विकसित हुई। जैसे उनकी एक किताब आती है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक की, भारतीय राजनीतिक चिंतक की, तुलनात्मक राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा और राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। ये इनकी 5 किताबें हैं। इसके अतिरिक्त लक्ष्मीकांत में जो राज्य व्यवस्था आती है, भारतीय शासन एक आती है और लोक प्रशासन आती है। इन किताबों से एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है राजनीति विज्ञान के विषय में, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनता है उनमें अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो शुरुआत की 3 यूनिट से ही संबंधित होते हैं। अगर आईआर की भी बात करें तो आईआर में जो विचारधाराएं अप्लाई की जाती हैं वो विचारधाराएं वास्तव में ये जो यूनिट 1 की विचारधाराएं वही आती हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो प्रयास करिए पहले इन पुस्तकों को पढ़ने का, बहुत आराम से, इत्मीनान से, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने एनसीईआरटीज ऑलरेडी पढ़ रखी हैं या आपकी एक बेहतर समझ है तो आप डायरेक्ट इन पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजेश मिश्रा सर की गाइड आती है, जिससे जो कुछ टॉपिक हैं जो यूजीसी नेट में खासकर मेंशन किए गए हैं और सामान्य तौर पे पुस्तकों पे नहीं मिलते हैं, आप उन टॉपिक्स को राजेश मिश्रा सर की गाइड से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक किताब और पढ़ी थी जो हमारे एक रिसर्च स्कॉलर सर थे, डॉक्टर विकास सर, उन्होंने बताई थी आरोही पब्लिकेशन की बुक। वो राजस्थान पब्लिकेशन की ऑनलाइन आराम से मिल जाती है। बहुत बेहतर बुक है क्योंकि उसमें आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक विषय, हर एक चिंतक के बारे में एक समरी मिल जाती है। जैसे आपने उसको ओपी गावा सर से पढ़ा, ओपी गावा की बुक से, उनकी बुक से पढ़ा या लक्ष्मीकांत से पढ़ा, तो आप उसकी जो समरी है, अगर आप अपनी नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उस किताब में जाकर के देख सकते हैं और वो आपको एक बेहतर तरीके से रिवीजन का मौका दे देती है और उसको रिवाइज करके आप फिर आराम से प्रश्न पत्र सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक सामान्य पुस्तकों के बारे में विवरण हो गया। इसके अतिरिक्त अगर यूनिट वाइज बात करें तो हिंदी माध्यम में जो सामान्य तौर पे समस्या रही है, जिससे हम भी रूबरू हुए, कि यूनिट 5 जो हमारी यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की विदेश नीति है, इससे संबंधित कोई खास पुस्तक हमारे पास नहीं होती है। तो उसके लिए बेहतर है कि राजेश मिश्रा सर की गाइड और भारतीय जो ओपी गावा सर की है राजनीतिक सिद्धांत की और राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा, 2 अलग अलग पुस्तकें, इनको संबंधित करके, मतलब इन दोनों को एक साथ जोड़ करके पढ़ा जा सकता है। और उसके साथ ही गूगल की मदद ली जा सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब आईआर का सिलेबस और जो भारत की विदेश नीति है, इन दोनों के विषय में एक बेहतर चीज़ ये है, एक बढ़िया चीज़ ये है कि जो इनमें ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात है या भारत की जो विभिन्न देशों के साथ जो संबंध है, विभिन्न संगठन या देशों के साथ जो संबंध है, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसका शॉर्टकट एक ये रहता है कि आप इनके बारे में बेहतर जानकारी रखें, मतलब इनके बारे में एक पर्याप्त जानकारी रखें कि हमारे समझौते अगर श्रीलंका के साथ रहे हैं तो कब हुए, कौन से एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं, या हमारे बीच में कौन कौन से विवाद हैं, बांग्लादेश के साथ कौन सा विवाद है, पाकिस्तान के साथ कौन सा विवाद है, श्रीलंका के साथ कौन सा विवाद है। इसके लिए विजन आईएएस के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर आता है उसका एक कंपाइल आता है हर 6 महीने में, शायद हर 6 महीने में आता है। तो उसको आप ले सकते हैं जो आईआर से संबंधित है और पॉलिटी से संबंधित, जो राज्य व्यवस्था से संबंधित है, वो दोनों आपके करंट अफेयर को तैयार करने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि उनको हमने भी पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्न भी हमें मिले थे। तो आईआर के लिए एक शॉर्टकट यही है कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई संगठन है, जैसे डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ के बारे में उनके ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से, उनके भाग कितने हैं। अगर इसी तरह बात की जाती है इंडिया का क्या एग्रीमेंट हो रहा है या आरसीईपी बना तो उसके बारे में क्या हुआ, कब बैठक हुई, तो ये प्रश्न अधिकतर आते हैं। तो इन पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो आईआर का और भारत की विदेश नीति का सिलेबस पर्याप्त तौर से कवर हो सकता है। दूसरा टॉपिक आता है लोक प्रशासन, जहां पे थोड़ी समस्या होती है, मुझे रही, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन के दौरान में रहे, शुरुआत के 6 महीने क्लासेस कर सके, उसके बाद लॉकडाउन में उस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी समस्या होती थी। और तो लोक प्रशासन के लिए आप लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन की जो पुस्तक है उसको पढ़ सकते हैं। उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आईआर के ऑर्गेनाइजेशंस और लोक प्रशासन ये एक ट्रम्प कार्ड होते हैं, क्योंकि ये बहुत बोनस मार्क्स दिलाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कोई विश्लेषण खास नहीं होता है, इन पे आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आता है भारत की राज्य व्यवस्था के विषय में। तो राज्य व्यवस्था में जैसे जो लक्ष्मीकांत है उसमें सभी नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत के साथ साथ मैंने खान सर जो बिहार के हैं उनके वीडियोस भी देखे थे और उनकी बहुत पतली किताब है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने उनको भी सॉल्व किया था।
तो जो विषय आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में जो डिफाइन किए गए हैं, हमें सिर्फ फोकस उन पे रखना है। अगर उसमें राष्ट्रपति दिया है तो हमें सिर्फ राष्ट्रपति पढ़ना है, हमें पूरे ही नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो भी पेपर बनता है वो वास्तव में सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है। तो पर्याप्त फोकस हमें अपने सिलेबस पे रखना है। तो प्रयास करिए कि आप राज्य व्यवस्था और इसके साथ साथ एक भारतीय शासन नाम से लक्ष्मीकांत की किताब आती है, लाल और सफेद कलर में होती है वो, तो उसमें जो भारत की शासन व्यवस्था है उससे संबंधित, जैसे कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न जो हैं वो अधिकांश लक्ष्मीकांत की राज्य व्यवस्था में नहीं मिलते हैं, तो वो इसमें मिल सकते हैं। वित्त आयोग हुआ, उसके बारे में विश्लेषण मिल जाता है, या वेतन आयोग हुआ, कभी कभी प्रश्न उससे भी बने हैं। तो इनको पढ़ने के लिए बेहतर है कि भारतीय शासन की जो किताब है उसको पढ़ें, बहुत सामान्य तौर पर उसको पढ़ सकते हैं, पर्याप्त है वो, उसमें जानकारी पर्याप्त दी गई है। और इसके साथ साथ गूगल की मदद ली जा सकती है जो टॉपिक्स आपके नहीं कवर हो पाए हैं। इसी के साथ जैसे राजनीति विज्ञान विषय में कुछ प्रश्न जो होते हैं जो भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित होते हैं वो इतिहास से संबंधित करके पूछे जाते हैं, या जो भारत में जो आंदोलन रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन, उससे संबंधित। तो उसके लिए अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं तो संभवतः आप स्पेक्ट्रम पढ़े ही होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम के लास्ट के जो 40-50 पेज हैं जिसमें अच्छी समरी दी गई है वो पर्याप्त रहती है उस जानकारी के लिए कि कौन से आंदोलन हुए या कब कौन सी व्यवस्था ब्रिटिश काल में बनी थी। तो ऐसे प्रश्न भी एक दो आ जाते हैं जो बोनस का काम करते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रश्न होते हैं जो आंदोलन से संबंधित होते हैं, जैसे महिला आंदोलन हुआ, कृषक आंदोलन हुआ, दलित आंदोलन हुआ, आदिवासी आंदोलन हुआ, तो ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो इसके लिए बेहतर है कि स्पेक्ट्रम और साथ ही राजेश मिश्रा सर की गाइड, क्योंकि उसमें भी आंदोलन के बारे में दिया गया है बेहतर, और उसके साथ गूगल की मदद ली जा सकती है, क्योंकि इसमें अधिकतर प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो उसमें उनका सन पूछ सकता है, या उनके प्रमुख नेताओं के बारे में पूछ सकता है, या उनका संबंधित क्षेत्र पूछ सकता है। तो एक पेज में इसको बनाया जा सकता है और इसका रिवीजन किया जा सकता है। ये तो हो गई यहाँ तक की बातें कि अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। अब इसके बाद आती हैं कुछ मास्टर ट्रिक्स जो काम करती हैं, जो तीनों बार मेरे लिए भी मददगार रही हैं। तो इसको भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि राजनीति विज्ञान के जो प्रश्न पत्र है, अगर इसका पुराने जो विगत वर्षों में प्रश्न जो पेपर हुए हैं उनका अवलोकन करें तो लगता है कि कुछ प्रश्न हैं जो हमेशा आते हैं, एवरग्रीन वो होते हैं। जैसे जितने चिंतक हैं उन चिंतकों से संबंधित किताब या तो उनका क्रम पूछेगा या तो उनके विषय में पूछेगा कि ये किताब किसने लिखी है, या मैच द फॉलोइंग में वो आएगा। तो उनको तैयार कर लें, एक अलग छोटी सी नोट्स अपनी बना लें जिसमें ये सारे प्रश्न हों जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और जो हमेशा आते रहते हैं। इसी तरीके से अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आए तो जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री इनका क्रम पूछ लेता है। राज्यपाल का सामान्यतः नहीं पूछता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ही पूछता है, या वित्त आयोग हो गया तो उनका क्रम पूछ सकता है या उनके बारे में पूछ सकता है। तो इनकी बेहतर जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी हमने आपको बताया था कि आईआर में जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भारत की जो विदेश नीति है, जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं विभिन्न देशों के साथ, हमारे समीप के देशों के साथ या अनेक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो उसका एक अच्छी नोट्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें उसके बारे में हो कि कब हमने और किसी के साथ समझौता किया था, या हमारी कब बैठक हुई थी, या भारत में उन बैठकों को कब आयोजित किया गया था। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या सार्क हो गया, अगर सार्क की भारत में बैठक हुई है तो कब आयोजित की गई थी, तो इसके बारे में उससे जानकारी हमें मिल जाती है। ये तो फिलहाल हो गया पूरा सिलेबस हमारा। अब जैसे रिवीजन करने की बारी, क्योंकि बिना रिवीजन के कभी भी कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जा सकती है, तो रिवीजन करने का हमारा प्रयास यही रहा कि हमने अपनी नोट्स बनाई थी। हम बहुत छोटी छोटी नोट्स बनाते थे, A4 शीट को 2 पार्ट में कर लेते थे और उसमें बहुत छोटा छोटा लिखते थे। तो अगर आप ऐसा कर सकें, या आपका जो भी प्रकार हो अपना रिवीजन करने का, आप नोट्स ना बनाना चाहते हो, आप बुक में हाईलाइट करना चाहते हो तो जरूर करें, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। उसके बाद 2 बुक जो बहुत कंपलसरी हैं, आप उसको जरूर लगाएं, बहुत मदद करेंगी। एक है घटना चक्र की यूजीसी नेट में आई हुई, जब से एनटीए आयोजित कर रहा है तब से जो पेपर हैं उसको उसमें लगाएं। हालांकि उसमें संभवतः 2001 से पेपर दिए गए हैं, लेकिन जो एनटीए द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि एनटीए ने प्रश्न पत्रों की प्रकृति अपनी बदल ली है, तो उस बुक को जरूर लगाएं। घटना चक्र की एनटीए की किताब जो है वो एनटीए के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने में बहुत मददगार है, तो प्रयास करें उसको जरूर लगाएं। और उसमें जब से एनटीए पेपर आयोजित कर रहा है तब से तो कोशिश करें कि उसको पूरी लगा लें। उसके साथ ही एक अन्य किताब है जो यूथ कंपटीशन की तरफ से टीजीटी पीजीटी के लिए आती है, जिसमें शायद 9435 प्लस प्रश्न जो उसके कवर पेज पे लिखे हुए हैं, तो उनको कोशिश करें लगाने की। उसकी खासियत ये है कि जो विषय आप पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक्स आप कवर करेंगे, उनसे संबंधित ही प्रश्न उसमें दिए गए हैं, वो चैप्टर वाइज है। तो उसको लगाने से आप जो छूट गए हैं टॉपिक आपके, आप वो भी कवर कर सकते हैं, प्लस आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का तरीका भी समझ सकते हैं। तो इन दोनों किताबों को अवश्य लगाएं। और अगर इससे ज़्यादा आपके पास समय बच रहा है, फिलहाल इतने समय में आपका पेपर आ जाएगा,
लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपके पास समय बच रहा है तो परीक्षा ज्ञान कोश नाम से एक आती है, बहुत मोटी किताब है, मुझसे तो नहीं लगी, अगर आपसे संभव हो तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसमें जो आईएएस और पीसीएस में जब टॉपिक, जब ऑप्शनल पेपर होता था ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रीलिम्स में, तो वो पेपर भी दिए गए हैं, तो उनको भी लगाने का प्रयास करें। और इसी के साथ ये जो पेपर प्रैक्टिस है इसको ज़रूर करें, क्योंकि पेपर प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट में बहुत काम आती है। साथ ही एक अतिरिक्त बात आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा में जाने से पहले क्योंकि जो मैंने दूसरा प्रयास दिया था उसमें जेआरएफ होने की बहुत संभावना थी, लेकिन पेपर सॉल्व करने का तरीका मेरा बहुत गलत था, जिसे मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ। तो प्रयास करिए आप उससे पहले कुछ प्रश्न पत्र लगा के जाएं। और मैंने जो तरीका अपनाया था कि पेपर 1 मैंने पहले सॉल्व कर लिया और पेपर 2 बाद में किया। यही गलती मैंने दूसरे प्रयास में अपने की थी कि पेपर 2 पहले सॉल्व कर लिया था, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा लेंदी हो जाता है समझने का, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और उसके अनसीन पैसेजेस होते हैं बहुत टाइम, क्योंकि 10 प्रश्न उसके आते हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो कोशिश करें, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपके डीआई अच्छे हैं और आपके एनवायरनमेंट अच्छे हैं, तो पेपर 1 को पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद पेपर 2 पर आएँ। या अगर आप पेपर 2 में बहुत अच्छी कमांड रखते हैं तो पहले पेपर 2 सॉल्व करें, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही इसका अच्छे से प्रयास कर लें कि वहाँ पे आपको जाकर के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और कोशिश करें कि 70+ पेपर 2 में स्कोर करने का क्वेश्चंस और पेपर 1 में 30+। जो इस बार का मेरा अंक पत्र फिलहाल इसमें परसेंटाइल में आया था, लेकिन जो आंसर की से हमने मिलाया था तो उसमें 30 प्रश्न मेरे पेपर 1 में थे और पेपर 2 में मेरे 79 क्वेश्चंस थे, जो मेरे हिसाब से बेहतर रहे। और तो कोशिश करिए कि आप भी इसको अचीव करें। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो इस बार असफल हो गए हैं, एक बार प्रयास करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और जो पहले साल में बच्चे हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, तो वो कोशिश करें कि आप एक एक टॉपिक को कवर करते चलें, एक एक यूनिट को कवर करते चलें, पूरा विषय समझने का भी प्रयास ना करें। छोटी छोटी किताबें पढ़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ें, उनका विश्लेषण करें, उनकी अपनी नोट्स बना लें और धीमे धीमे करके आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका कोई प्रश्न रहता है या कोई कमेंट कोई बात होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और डीकेटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपने अनुभव को साझा कर सका। धन्यवाद।